हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे कुछ अनुच्छेद। तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लेके आया हूँ। जितने भी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं अनुच्छेद, वो सभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज के बाद आपको कोई भी नया अनुच्छेद नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, अग्निपथ कोई भी एग्जाम दे रहे हों, यहाँ पे पॉलिटी का पोर्शन हो तो वहाँ पे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम बोले तो जैसे कि अपने संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब जो 28 राज्य हैं वो सभी आएंगे। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश मतलब है कि जैसे कि कोई नया राज्य का प्रवेश करना हो या फिर नए राज्य की स्थापना करनी हो तो अनुच्छेद 2 में आएगा। और अनुच्छेद 3 में आता है नए राज्यों का निर्माण, मतलब राज्य में से राज्य का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, जैसे किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमाओं या नामों में परिवर्तन और उस राज्य की कोई सीमा हो या नामों में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 में आएगा। क्योंकि अभी आपको पता है फिलहाल 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो वो अनुच्छेद 3 में आएगा क्योंकि राज्य का निर्माण हुआ है। आंध्र प्रदेश में से नए राज्य का निर्माण हुआ है तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश बना था 1953 में और तेलंगाना बना था 2 जून 2014। 2 जून 2014 में आपका तेलंगाना बना था। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन जो होगा वो अनुच्छेद 4 में होगा। अब पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और केंद्र शासित राज्यों के नाम वगैरह ये आएंगे, राज्य, उसके राज्य क्षेत्र। और चौथी अनुसूची में जो राज्यों में राज्यसभाओं की जो सीटों का जो बंटवारा है वो दोनों आएंगे। अब अनुच्छेद 4 में संशोधन इन दोनों में क्यों होगा? क्योंकि भाई जब आप सोचिए कोई नया राज्य बनेगा तो अनुसूची एक में नए राज्य की स्थापना होगी। सपोज डेट अब 29वां राज्य बना था आपका तेलंगाना, लेकिन फिलहाल में तो 28 राज्य हैं क्योंकि जो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो 29वां राज्य बना था तो उसके लिए राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो भी अनुसूचित 4 में आएगी। तो इसलिए अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन होगा। अच्छा, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग संविधान का जो प्रारंभ में नागरिकता है उसके बारे में। ठीक है, तो आपको पता है भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं, मतलब नागरिकता के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 5। चलिए अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों के अधिकार, मतलब जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अधिकार बना रहेगा। अनुच्छेद 6 के अकॉर्डिंग नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। अगर आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हो तो अनुच्छेद 7 के अकॉर्डिंग आपकी नागरिकता खत्म। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता का बना रहना। भाई अभी आपको पता है रूस और जो यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था तो हमारे जो अन्य भारतीय बाहर थे, तो जो भी भारतीय अन्य किसी देश में जाएंगे तो ये नहीं है कि उनकी नागरिकता छीन ली जाए, उनकी नागरिकता आर्टिकल 8 के अनुसार बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना, मतलब आप अपनी स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो जिस देश में आप रह रहे हैं, मान लो इंडिया में रह रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिकता के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकताओं के अधिकार, अनुच्छेद 11 में जो संसद है उसके द्वारा नागरिकताओं के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो ये भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक थे, तो भाग 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब लगता है भाग 3। भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा है, मौलिक अधिकारों के बारे में परिभाषा है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण
करने वाली विधियां, मतलब जो मूल अधिकार हैं, जो उनको अगर आप असंगत या अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं, वो अनुच्छेद 13 में आएंगी। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए समान है, बराबर है, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 15 में भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग मतलब आपके साथ धर्म के साथ, यदि आप किसी भी धर्म से हैं, ऐसा कोई भी इसके आधार पर कोई भी आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, मतलब आप किसी भी अवसर की समानता है। आप जैसे कि आपको IPS बनना है, PCS बनना है, तो आप किसी भी योग्यता के अकॉर्डिंग किसी भी अवसर पर किसी भी प्रकार का पद ले सकते हैं, आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। चलिए, अनुच्छेद 17 में अप्रत्यक्षता का अंत है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अर्थात राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना आप अन्य किसी देश से किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 19 में प्रेस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग प्रेस मतलब जो मीडिया वगैरह होती है, आप कुछ भी छपवा सकते हो। विचार व्यक्ति, अपने जो विचार हैं उन्हें प्रवेश कर सकते हो। तो अनुच्छेद 19 में प्रेस और विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या है, सपोजेट आप कुछ अपराध कर देते हो तो उसके लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आप जैसे भी जीना चाहते हैं उस तरीके से जी सकते हैं, स्वतंत्रता आपके लिए, कहीं पे भी आवागमन कहीं पे भी जा सकते हैं। आप अगर विदेश भी घूमना चाहोगे तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आओगे। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। भाई मान लीजिए आपने अनुच्छेद 20 में अभी अपराध किया है, तो अनुच्छेद 22 में आप गिरफ्तारी होगी। भाई अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि अनुच्छेद 20 में क्या था, अनुच्छेद 22 में क्या था। भाई पहले आप अपराध करोगे तभी तो गिरफ्तार होंगे, तो अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में और अनुच्छेद 22 में दोष सिद्धि मतलब गिरफ्तारी के संबंध में, ठीक है। अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में मानव और व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब मानव के किसी भी अंग का दुर्व्यापार नहीं होगा, गलत व्यापार नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 में मना किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब आर्टिकल 24 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में आदि में किसी भी मतलब जोखिम भरे कार्य करने के लिए बिल्कुल बाध्य किया गया है, मना किया गया है। अनुच्छेद 25 किसी धर्म को मानना और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रबंध की स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदान के बारे में स्वतंत्रता, मतलब किसी विशिष्ट धर्म को मानने पर आप उसमें कोई भी करों के संदाय के बारे में स्वतंत्र, मतलब कोई भी पैसा वैसा लगाना चाहें किसी धर्म में तो आप लगा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई आपको बाध्य नहीं है, रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में या धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, आप किसी भी शिक्षा संस्थान में या धार्मिक शिक्षा, कहीं पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो तो आप वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं, समूह बना सकते हैं, समूह में उपस्थित हो सकते हैं, आपके लिए कोई मना नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 28। चलिए अब पढ़ते हैं आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक मतलब जो कमजोर वर्ग हैं, वर्गों के हितों का संरक्षण, उनके लिए संरक्षण के बारे में आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब आर्टिकल 30 के अनुसार जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अगर कोई शिक्षा संस्थान की स्थापना करना चाह रहे हैं या प्रशासन करने का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31 में वो आपका वो था विधि के समक्ष जो संपत्ति वगैरह से संबंधित था, जो अब आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग एक विधिक कानून बना दिया गया है। और जो अनुच्छेद 31 में था, जो आपका था अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का जो अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन,
1978 के अकॉर्डिंग एक विधिक कानून बना दिया गया है, वो आप अनुच्छेद 300 के का में देख सकते हैं, मैं आगे बता दूंगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो संवैधानिक उपचार है उनका अधिकार है, अर्थात जो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी कर सकता है। अर्थात मतलब अगर आपको कोई मौलिक अधिकारों को आपके को हनन कर रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, जो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अध्यादेश, प्रतिषेध, ये सब 5 प्रकार की रिट हैं, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। तो अच्छा, आर्टिकल 32 को ही जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अच्छा, आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को, ध्यान रखना, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर सीधा पूछी जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। भाई प्रस्तावना की जो प्रस्तावना शब्द है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। उसकी जो प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग इस तरीके से, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो चलिए, अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। संसद को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करे। भाई अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। ओनली सिर्फ मौलिक अधिकार न्याय योग्य, आपके नीति निर्देशक तक मौलिक कर्तव्य ये कोई न्याय योग्य नहीं है। ये न्याय मतलब इनको लेकर जाओगे आप यदि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली मौलिक अधिकार आपके न्याय योग्य हैं। अनुच्छेद 34 में किसी क्षेत्र में सेना प्रवृत्त है तो मौलिक अधिकार पर निर्बंध है। मतलब किसी क्षेत्र में सेना प्रवृत्त करनी हो तो मौलिक अधिकारों पर निर्बंध लग जाएगा, मतलब मौलिक अधिकार स्वतः ही अपने निर्बंध हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने का विधान। जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें प्रभावी बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 35 में। ठीक है, अनुच्छेद 36। अच्छा, अब आता है आपका भाग कौन सा? भाग 4। इसमें आएंगे अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, तो 51 तक पढ़ेंगे हम भाग 4 में। यहां से लग जाते हैं नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। चलिए, अनुच्छेद 36 में क्या है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी परिभाषा है, उनके बारे में कोई इंपोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। चलिए, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं ओनली मैंने वो उठाए आपके लिए। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, विकास के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब राज्य के द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, वो अनुच्छेद 39 में आएंगे। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब आपको समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, मतलब कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा, आपकी निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है? जो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। मतलब कुछ दशाओं में काम मिलेगा आपको, शिक्षा भी मिलेगी और लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अच्छा, पूछा जाता है ये प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 में आएगी। ठीक है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में, मानव की जो उचित दशा है और काम की जो न्याय संगत है तथा प्रसूति सहायता को उपबंध करेगा राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 42। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो निर्वाह मजदूरी दी जाएगी अनुच्छेद 43 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 43 का क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। मतलब जो भी उद्योग हैं, बड़े बड़े आपके उद्योग हैं, तो उनके प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार है अनुच्छेद 43 के का के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता। मतलब 44 4 और 4 समान है तो यहाँ पे समान सिविल संहिता आएगी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, तो समान सिविल संहिता इस समय कहाँ पे लागू है? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। और गोवा कब बना था? 1987 में। मतलब एक्स्ट्रा जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, गोवा आपका मिजोरम,
और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों का गठन 1987 में हुआ था। और एक सौ ट्रिक है 36 उत्तर जार 2000, मतलब छत्तीसगढ़, आपका झारखंड और आपका उत्तराखंड, ये तीनों 2000 में बने थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। मतलब राज्य है जो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों का अभिवृद्धि। मतलब अनुसूचित जाति हैं, मतलब दुर्बल वर्ग हैं जो अनुसूचित जनजातियों की अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी हितों का अभिवृद्धि करेगा। आर्टिकल 46। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर, खान पीन और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब गौवध का निषेध, आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, मतलब पर्यावरण का बचाव। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो फेमस चीज़ें, जो स्थान हैं और वस्तुओं का संरक्षण, मतलब बचाव। ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका, 50, 25, 25 तोड़ दो। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अनुच्छेद 50 के अकॉर्डिंग अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 51। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व थे भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो वो खत्म हो चुके हैं। अब लगेगा आपका भाग 5। भाग 5 में क्या आता है? भाग 5 में आते हैं आपके, अच्छा, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। ठीक है। अनुच्छेद 51 के काम आएगा मूल कर्तव्य। तो जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। उस समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर दोबारा एक संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके अकॉर्डिंग 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 52 अब लगता है भाग 5। भाग 5 में संघ, मतलब जो टोटल संघ है वो भाग 5 में आएगा। भाग 6 में आपका राज्य आएगा। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। भाग 8, मतलब मैं टोटल जो 22 भाग हैं आपको सभी भागों के बारे में बताऊंगा। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन, मतलब आप जोड़ सकते हैं अनुच्छेद 54, मतलब किस तरीके से निर्वाचन होगा। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसमें संसद की जो लोकसभा और जो राज्यसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और राज्यों की जो विधानसभा है उनके भी, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और दिल्ली और पुदुचेरी, इन दोनों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब जो तरीका है किस तरीके से निर्वाचन किया जाएगा, वो उसी में अभी जो मैंने बताया है कि लोकसभा राज्यसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्यों की विधानसभाओं के, तो ये सब रीति तरीका है वो अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब 5 साल की पदावधि होती है राष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग आएगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होना चाहता है तो अनुच्छेद 57 के अकॉर्डिंग उसे अधिकार है पुनर्निर्वाचन के लिए। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए
अर्हताएं मतलब जो शर्त हैं कि राष्ट्रपति मतलब किस तरीका का जो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है, तो उसके लिए जो शर्तें हैं वो आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग आती हैं। चलिए अनुच्छेद 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, मतलब जो पद पे सुशोभित होना चाहता है जो राष्ट्रपति, उसके लिए जो शर्तें हैं पद के लिए, वो आर्टिकल 59 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, दोस्तों ये शपथ शब्द है ना, ध्यान रखना, अनुसूची 3 में, भाई आपको पता है टोटल 12 अनुसूची है, तो 12 में से जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ ली जाती है, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग शपथ नहीं लेगा। शपथ शब्द अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति है जो अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेगा, ठीक है। अनुसूची आपको पता है, पहली अनुसूची में भारत राज्यों के संघ वगैरह ही आएंगे, और अनुसूची 2 में भारत और उसके राज्यांग, अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में राज्यों में जो मतलब जो भी मंत्री सभा हैं, जो मंत्री लोग हैं उनके लिए वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में राज्यों में राज्यसभाओं की सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 में। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुसूची 12 वो सभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अनुच्छेद 61 महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब ये महाभियोग है जो राज्यसभा लोकसभा में चलेगा, मतलब 1/4 सदस्य हैं जो 14 दिन पहले सूचना लिख के दे देंगे, और उसके 14 दिन बाद 2/3 सदस्य राज्यसभा लोकसभा से पास होने पर, महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा लोकसभा किसी में चल सकती है, दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा। तो अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, सबऑर्डिनेट महाभियोग के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति हटाया गया है, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय है, ठीक है। चलिए ये हो गई अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 63। दोस्तों आप ध्यान रखना, आप 52 में आता है आपका राष्ट्रपति, 52 में हम 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 63, और 63 में आएगा आपका उपराष्ट्रपति, 63 में हम 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 74 में आएगी मंत्रिपरिषद जिसका एक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो आप जोड़ के ऐसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, 52 में 11 जोड़ेंगे तो 63, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन। दोस्तों इसका मतलब ये है, अनुच्छेद 65 के अकॉर्डिंग क्या है, यदि सपोज दैट किसी आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है महाभियोग के कारण, या फिर पद के अकॉर्डिंग उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह में नया, तब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा, मात्र 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब तक उसको जो वेतन और भत्ते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 65। चलिए अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 66 में, मतलब जो राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य इसमें भाग लेंगे। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, मतलब 5 साल का जो अवधि है वो अनुच्छेद 67 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति पदावधि आएगी। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, मतलब अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, मतलब निर्वाचन होगा, ठीक है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, आर्टिकल 69 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, और आर्टिकल 60 मतलब 60 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शपथ लेता है, अभी मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, मतलब अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उनका निर्वहन करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड तक मिल चुका है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। ओनली राष्ट्रपति का ये अधिकार है, राज्यपाल के लिए ये अधिकार नहीं है। तो क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 72 में आएगी, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के
सजा को कम कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है। यदि उस किसी को मृत्यु दंड मतलब फांसी की सजा सुना दी गई है तो उसको मतलब उसकी सजा को कम करवा सकता है। अर्थात फांसी राष्ट्रपति चाहे तो फांसी नहीं लगने देगा, लेकिन बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते उसकी जो सजा है, लेकिन कुछ तो कम कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 73 के अकॉर्डिंग संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार मतलब बढ़ाना, अनुच्छेद 73 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 74, अभी दोस्तों अपनी 63 प्लस के 11 जोड़े थे, तो 63 प्लस के 11 बराबर 74। मंत्रिपरिषद, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अच्छा, अनुच्छेद 75 के बारे में जो प्रधानमंत्री होगा वो अन्य मंत्रियों की, मतलब राष्ट्रपति है जो, वो अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, उसका अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, और जो प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों का उपबंध करेगा, मतलब चुनाव करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 76, भारत का महान न्यायवादी, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग भारत का मान्यवादी। ठीक है। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, जो भारत सरकार के जो कार्य हैं उनका जो संचालन है वो अनुच्छेद 77 में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। मतलब अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो मोदी साहब हैं, तो वो राष्ट्रपति को क्या जानकारी दे रहे हैं, जो भी जानकारी देंगे कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के, वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के कर्तव्य हैं। ठीक है। अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 79, संसद। दोस्तों संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा, एक राज्यसभा और एक आपकी लोकसभा। ठीक है। तो जो राज्यसभा है, संसद आती है आपकी 79 में, 79 के बाद क्या आता है 80, 80 के बाद क्या आता है 81, मतलब लोकसभा पे छोटे की मात्रा लग रही है, मतलब एक का लग रहा है तो ध्यान रखना 81 में लोकसभा है। संसद के दो सदन है, लेकिन अंग 3 है, इसमें अंग 3 में आएगा तीसरा राष्ट्रपति होता है, मतलब इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। ठीक है। राज्यसभा, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा, इसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति इन दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन है, जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा लोकसभा चलती हैं, तो इन दोनों के ऊपर मतलब उनके साथ संसद में बैठा रहता है। ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर संसद बनेगी। चलिए, अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना, मतलब राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में आएगी, अभी बता चुका हूँ। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना आएगी। अनुच्छेद 83, 82 इंपोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिया नहीं। अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि, मतलब जो संसद के सदन है उनकी अवधि कितनी होगी, जैसे कि आपका राज्यसभा है 6 साल इसका कार्यकाल होगा, लोकसभा है 5 साल इसका कार्यकाल होगा। ठीक है। लोकसभा दोस्तों प्रत्यक्ष है, मतलब जनता द्वारा, लोकसभा में जनता द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। अच्छा, राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं क्योंकि इसमें जनता द्वारा सदस्यों को नहीं चुना जाता है। ठीक है। तो लोकसभा प्रत्यक्ष है। अच्छा, लोकसभा का राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग विघटन कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग लोकसभा का राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 83 के संसद के सदनों की अवधि बता चुका हूं। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए शर्तें, मतलब संसद के सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें, जैसे राज्यसभा में संसद का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति है उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ये 25, 30, 35 लॉजिक है, ध्यान रखना। ठीक है। राष्ट्रपति, आपका उपराष्ट्रपति, आपका राज्यपाल, इन तीनों की पद के लिए 35 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। ठीक है। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए शर्तें बता चुका हूं। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना। ओनली लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा, मतलब राष्ट्रपति है जो, वो सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजेगा, मतलब जो सदन है लोकसभा जो राज्यसभा, उन्हें बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति का। ठीक है। अनुच्छेद 86 को। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मान्यवादी का अधिकार, मतलब आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग मान्यवादी कोई भी किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। मान्यवादी आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग आता है,
किसी भी सदन में बोल सकता, लेकिन किसी चुनाव में, मतदान में, प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ठीक है। अनुच्छेद 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। जो राज्यसभा का जो सभापति आपको बता चुका हूं मैं, उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति आएंगे वो अनुच्छेद 89 में आएंगे। अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, मतलब किसी जो राज्यसभा का सभापति हो या उपसभापति हो, तो उसको हटाना हो, तो मतलब विचार में हो, संकल्प विचाराधीन हो, तो तब उसका पीठासीन ना हुआ, तो मतलब उस गद्दी पर, उस मतलब जो अन्य दिनों की अपेक्षा बैठता था, पीठासीन नहीं होगा, मतलब उस गद्दी पर नहीं बैठेगा तब तक जो विचार है वो क्लियर नहीं हो जाए कि उपराष्ट्रपति को हटाना है या नहीं हटाना है। अनुच्छेद 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब 92 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति आएंगे, और अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे। दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष इस समय आपके ओम बिड़ला हैं, ओम बिड़ला। दोस्तों, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और जो धन विधेयक होता है उसकी जानकारी करने का जो निर्णय होता है अंतिम, वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना। मतलब ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, जैसे कि अभी राज्यसभा में भी आपने सभापति और उपसभापति पढ़े थे, उनका पीठासीन होना, उसी प्रकार अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तो उसका पीठासीन न होना, मतलब अन्य दिनों की तरह वो गद्दी पर नहीं बैठेगा, पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 97, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते, मतलब लोकसभा, जो राज्यसभा संसद में 2 सदन है, उनके अध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के जो वेतन और भत्ते हैं वो अनुच्छेद 97 के अकॉर्डिंग आएंगे। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, संसद का जो सचिवालय वो अनुच्छेद 98 में आएगा। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। अनुसूची 3। अनुच्छेद 107, विधेयकों को पुनर्स्थापित और पारित किए जाने के संबंध में प्रबंध, मतलब जो विधेयक होते हैं। अच्छा, विधेयक और अधिनियम। विधेयक, दोस्तों, विधेयक और अधिनियम में क्या फर्क है? विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में स्थापित किया जाता है अनुच्छेद 107 के अकॉर्डिंग, जैसे ही राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं और ये पास हो जाता है, सो ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अभी बता चुका हूं मैं, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसकी जानकारी सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करेगा, तो उनके संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 109 में आएगी। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं तो इसकी परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 111, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ से आगे मैं दूसरी वीडियो और लेके आऊँगा, मतलब आपको 365 तक जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं तो वो सभी आपके लिए क्लियर कराऊंगा। तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता ना करें, तो मैं आपको हर तरीके से हर प्रकार की सुविधा दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।